नमस्कार, चौखंबा टॉक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में जिस तरह से साल भर टूरिज्म की बात कही है, पहाड़ों की धूप सेंकने से लेकर विंटर टूरिज्म, योग, आयुर्वेद, कॉरपोरेट सेमिनार्स, शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशंस जैसी संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन क्या उत्तराखंड पर्यटन के इस बढ़ते दबाव को संभालने के लिए तैयार है? क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील का असर तो दूरगामी होगा। तो ऐसे कुछ सवालों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा जी। तो डॉक्टर चोपड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है चौखंबा के इस कार्यक्रम में। और ये जो हम बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि अब टूरिज्म को लेकर कि खास तौर पर कि कोई भी ऑफ सीजन नहीं होगा, ऑन सीजन रहेगा, यानी 12 महीने हम साल के 365 दिन टूरिज्म को लेकर, पर्यटन को लेकर नई नई संभावनाएं तलाशने की बात कही गई है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं जब चारधाम यात्रा भी होती है और जिस तरह से कई बार लोगों को रोकना भी पड़ता है कि अभी आप मत आइए उत्तराखंड, जब मौसम संभले तब आइए या जब स्थितियां संभले तब आइए। तो जो ये प्रधानमंत्री की अपील है, इस संदर्भ में अगर हम देखें तो आप क्या पाते हैं? किस तरह का टूरिज्म होना चाहिए उत्तराखंड में? हर इलाके में वहाँ के पर्यावरण की एक क्षमता होती है मनुष्य के हस्तक्षेप को सहने के लिए। मैदानी क्षेत्र की तुलना में पहाड़ का पर्यावरण जो है वो संवेदनशील है और उसकी क्षमता कम होती है। अंग्रेज़ी में हम इसको कैरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। और जो लघु हिमालय हैं, जैसे मसूरी और नैनीताल के पहाड़ हैं, इनकी तुलना में उच्च हिमालय क्षेत्र की क्षमता और भी कम होती है। सो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि कई बार जो सरकारों के दावे होते हैं वो समय के बाद हमको पता चलता है कि ये खोखले हैं। इनमें कितनी व्यवहारिकता है वो परखने की ज़रूरत है। तो कैरिंग कैपेसिटी की जिस तरह से आप बात कह रहे हैं और एनजीटी में इस तरह का एक केस भी चल रहा है जहां कहा गया है कि आप कैरिंग कैपेसिटी का आकलन कीजिए, लेकिन वो अभी तक आकलन नहीं किया जा सका है। और दूसरा ये भी कि जब सरकार कैरिंग कैपेसिटी को देखती है या तो उनका जो मानना है कि वो वहाँ रहने के लिए कमरे कितने हैं, होटल कितने हैं, होम स्टे में कितने कमरे हैं या पार्किंग के लिए कितनी जगह है। जबकि जब हम कैरिंग कैपेसिटी की पहाड़ी क्षेत्र में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो पर्यावरण है, वो जो रिजुवनेट करना है उन्हें, फिर से जो पूरा इकोसिस्टम है, जो हम कहते हैं कि सर्दियों में वो रिचार्ज होता है एक तरह से, दोबारा से उनको वो समय मिल जाता है। तो अगर ये जो 365 दिन का टूरिज्म होगा तो वो समय जो रिचार्ज वाला था वो नहीं मिलेगा। और दूसरा, ये कैरिंग कैपेसिटी में जो इकोसिस्टम है, जो हमारी सड़कें हैं खास तौर पे, वहाँ एक समय में कितनी गाड़ियाँ और कब तक जा सकती हैं, इन सब को भी शामिल करने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकारों का उत्तर ये होगा कि उत्तराखंड में क्या कमी है। हम पश्चिम से लेकर पूर्व में मैदानी क्षेत्र में अनेक जगहें हैं। पश्चिम में देखें तो इनको राजा जी पार्क दिखाई देता है, इनको हरिद्वार दिखाई देता है, इनको कॉर्बेट दिखाई देता है, और फिर अंत में जाएं तो शारदा नदी के आसपास कई फिशिंग की कई संभावनाएं इनको नज़र आती हैं। और फिर पास में मसूरी होगा, चक्राता होगा, नैनीताल होगा। तो ये अपने दिल्ली में या देहरादून में बैठे बैठे ये अपने प्लान बनाते रहते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों को जब पूछो तो उनको सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट का मौका और पैसे कमाने के मौके के अलावा उनको वहाँ जीना पड़ता है। उनको उसी पर्यावरण में फिर वो ये प्रदूषण को झेलते हैं। हवा का प्रदूषण है,
आवाज़ का प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, फिर आपके पानी का प्रदूषण है, उनको ये सब झेलना पड़ता है। फिर इतनी जब शहर में तंगी हो जाती है, और आपने इनकी बात की सड़कों की, कितनी सड़कें बना लोगे आप यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं देहरादून में जो सहस्त्रधारा सड़क पर 2,200 पेड़ कट गए, ठीक है ना। अभी पिछले साल न्यू कैंट रोड पे 250 पेड़ काटने थे, वो स्थगित कर दिया। तापमान कहाँ तक जाएगा इस छोटे से शहर का। और मेरा अंदाज़ा अगर आप पूछें तो 5 साल के बाद गर्मियों में यहाँ 50 डिग्री हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। इसलिए हमें यहाँ पर एक सीमित सीमा पहचाननी चाहिए। इसीलिए वो एनजीटी कह रहा है कि आप कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन करवाइए, और उसके चलते हमें अपने सब सपनों को साकार करना चाहिए। और ये तो हम जो बात कर रहे हैं कि देहरादून, हरिद्वार या कॉर्बेट, और अगर ये पर्यटक अगर केदारनाथ जैसी जगह पे पहुंचते हैं, या वो बद्रीनाथ या जो चमोली है और माणा गांव तक की, जैसे क्योंकि हर्षिल से प्रधानमंत्री जी का संदेश था, तो वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में खास तौर पे उस तरह की बात कही जा रही है। तो वो तो एक तरह से देखा जाए तो एक डेड एंड है, जहाँ से आगे आप अपनी गाड़ियाँ लेकर पहुँच नहीं सकते। और जो चारधाम यात्रा ही होती है, तो अगर हम उसका एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो गाड़ियों का एक लंबा जाम, लोगों को 18-18, 20-20 घंटे पहाड़ की उस छोटी सड़क पर वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। तो वहाँ तो स्थिति और भी मुश्किल होने वाली है फिर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार के ये दावे जो हैं, समय के साथ पता चलता है ये खोखले हैं। अब जब हम उच्च हिमालय के क्षेत्र में जाते हैं तो कई बार वहाँ पर अनेकों बार हफ्ता 10 दिन सड़कें बंद रहती हैं, कभी कभी महीना बंद रहती हैं, क्योंकि इतनी बर्फ़ गिर गई है ना। लेकिन वो तो खैर मनुष्य को कुछ तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होगा, वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ पर पर्यटक हैं उनको भी जोखिम उठाना पड़ता है। जान भी खतरे में होती है, ऐसा नहीं है कि जान खतरे में नहीं होती है। अभी माना कि जो आपदा हुई जिसमें 8 मज़दूर मरे, मान लो कि वहाँ पर कोई होटल होता और लोग होते उस होटल में, तो ये बातें जो हैं ये सरकार को समझनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं पर्यावरण पर क्या असर होगा उस इलाके में। तापमान बढ़ रहा है और हिमालयी क्षेत्र में, उच्च हिमालयी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र से ज़्यादा तेज़ी से तापमान बढ़ रहा है। और वहाँ पर बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। जो हमारे हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलने से पहले वो टूटते हैं, क्योंकि ग्लेशियर की सतह एक समान नहीं होती है। कहीं वो ज़्यादा बर्फ़ है, कहीं कम बर्फ़ है। जहाँ कम बर्फ़ पिघल गई जल्दी तो वहाँ पर झील बनती है। जहाँ झील बनती है तो झील के टूटने का खतरा होता है। जैसे चोराबारी की झील टूटी थी 2013 में, और अभी जो 2021 में रौंथीगाड़ में हुआ, फिर 2023 में सिक्किम में इसी तरह ग्लेशियर टूटा। तो ये जो घटनाएं हैं ये बढ़ती जा रही हैं। अब जो जो झीलों की मात्रा बढ़ेगी तो ये खतरा और भी बढ़ेगा। जब झील टूटेगी तो नीचे घाटी में क्या होगा, ये सोचिए आप, कितनी तबाही होगी। वो हमने 2013 में देखी हुई है। फिर रास्ते में आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं जिनको हम हैंगिंग ग्लेशियर कहते हैं। जैसे ये माणा वाला ग्लेशियर जो है ये हैंगिंग ग्लेशियर है। ये क्या होता है कि ढाल में कहीं पर एक गड्ढा सा, बड़ा गड्ढा सोच लीजिए, गड्ढा होता है और उसमें बर्फ़ जमती रहती है। अब अतीत में बर्फ़ जमती थी, पड़ी रहती थी, वहाँ पर इतनी गर्मी होती ही नहीं थी, तो वो बर्फ़ पिघलती नहीं थी। जो
ताज़ी बर्फ़ होती है वो गीली होती है। अगर उसको जमने से पहले अगर तापमान बढ़ जाए, जैसे 2021 में रौंथीगाड़ में हुआ था, तो वो बर्फ़ पिघलने लगती है और वो फिर नीचे खिसकने लगती है। जब वो नीचे खिसकती है तो जो भी उसके रास्ते में कंकड़ पत्थर, बड़ा चट्टान हो, कुछ भी हो, वो उसको साथ लेके आती है। तो वो ये जो एवलांच है, मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। तो इस तरह के पूरे, जब आप गढ़वाल हिमालय में जोशीमठ को क्रॉस कर लें, उसके आगे कई ऐसे हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं। बल्कि सिर्फ जोशीमठ बद्रीनाथ की जो सड़क है, आधे रास्ते लामबगड़ आता है, लामबगड़ से बद्रीनाथ, इस छोटे से रास्ते में 5 हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं उस सड़क पर जिस पर लोग जा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं अब बढ़ेंगी। हमको इसके लिए सावधान रहना है और अंधाधुंध पर्यटकों को वहाँ भेजना नहीं चाहिए, सोच समझकर। और इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, जो लास्ट ईयर पिछले साल बारिश हुई थी, वो उसे बादल फटना करार दिया गया, लेकिन वो एक तीव्र बारिश थी जो केदारनाथ में हुई थी और जो 2013 की आपदा को एक तरह से फिर से वो याद करा रही थी। और प्रशासन को पता भी नहीं था कि वहाँ पर्यटक कितने हैं। संख्या भी लगातार बदलती रही। आप फिर सेना को रेस्क्यू करने के लिए बुलाते हैं। तो अगर मानव संसाधन की बात करें, क्योंकि जब हम इस तरह पर्यटन के विस्तार की बात करेंगे तो हमें प्रशासनिक तैयारी भी हमारी इतनी होनी चाहिए। तो पिछले साल की आपदा ये बताती है कि उस तरह का मानव संसाधन, उस तरह की नॉलेज, उस तरह का डेटाबेस कि एक जगह पर कितने पर्यटक हैं, कहाँ हैं, ये काम नहीं कर पाता। चाहे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करें, जब पर्यटक पहुंचते हैं तो सब कुछ फेल हो जाता है। और फिर वो प्रबंधन कैसे करेंगे आप? बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जानकारी होते हुए भी प्रबंधन नहीं होता है। 2013 का ही उदाहरण लें तो बरसात, जो अति तीव्र बरसात शुरू हुई, वो मुझे ऐसे याद आता है, वो 15 तारीख को शुरू हुई, 15 जून को। और 15 जून से 2 दिन पहले यहाँ पर जो IMD के जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर आनंद शर्मा, उन्होंने सूचना दे दी थी सरकार को और DMs तक पहुँच गई थी। बल्कि वहाँ पर केदारनाथ में एक SP था जिसने खाली करने के ऑर्डर्स दे दिए और खाली करवाना शुरू कर दिया। लेकिन ये आज सरकार जो कह रही है कि हमें जानकारी नहीं थी, बिल्कुल गलत है। जानकारी थी लेकिन कहाँ से तैयारी करते। तो ये स्थिति अभी बदली है, आपको लगता है कि हम? नहीं, बिल्कुल नहीं बदली है जी। और हम क्या इन आपदाओं से कोई सबक ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब जैसे हाई पावर्ड कमेटी थी जिसमें मैं भी एक सदस्य था, तो हाई पावर्ड कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि पूरी जो यात्रा की 4-5 सड़कें हैं, उन 5 सड़कों पर कई जगह पर हर साल काफ़ी भयानक भूस्खलन होता है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे संभावना ज़्यादा है। तो इन सब इलाकों में कोई ना कोई एस्केप रूट भी होनी चाहिए, ताकि अगर लोग फंस गए हैं एक जगह से तो कहीं और से निकलें। अब आप सोचिए कि आप कैसे निकालोगे लोगों को गंगोत्री से या बद्रीनाथ से या केदारनाथ से? कौन सी है आपके पास एस्केप रूट? आपके पास कोई एस्केप रूट नहीं है। उन चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान देते ये लोग पहले? तो आपको लगता है कि 365 दिन पर्यटन के लिए हमारा राज्य तैयार है? नहीं, ऐसे देखिए, ये राज्य जो है, इसकी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों स्थान हैं पर्यटन के लिए। अगर पर्यटन को अच्छी तरह से फैलाया जाए, सोच समझ के अगर इसकी प्लानिंग की जाए, तो बहुत जगह है जहाँ पर्यटक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको 5 धाम पर, 4 हिंदुओं के धाम और एक वो सिखों का जो धाम है, वहाँ पर राजा जी में
कॉर्बेट में, नैनीताल में और मसूरी में, अगर यही 9-10 जगह पर आप केंद्रित कर दोगे तब तो वहाँ की पर्यावरण उसको नहीं सह पाएगा। और क्या ये जो पर्यटन है, क्योंकि कई बार ये भी देखना होता है कि क्या वाकई में इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार उस तरह से मिल रहा है? क्योंकि जो ये मान लीजिए ये जो 4 धाम हैं, जहाँ ये जो ज़िले हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अगर हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखते हैं तो उत्तराखंड के 13 ज़िलों में ये सबसे निचले पायदान पर हैं। तो क्या जो पर्यटन है वो स्थानीय लोगों की आजीविका और रोज़गार में उस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, योगदान दे रहा है? मतलब ये भी एक समझने की बात है। या फिर एक और जो उदाहरण एक प्रोफेसर ने बोला कि आप ग्रीन टैक्स लगाइए या कोई ऐसे सेस लगाइए जिसके ज़रिए आप फिर वो पैसा स्थानीय जिन जगहों पर पर्यटक जा रहे हैं कि वहाँ के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ये तो कहने की बातें होती हैं। हुँ, वास्तव में तो जैसे अब आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को ले लीजिए, हुँ, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में एक लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड भी होता है। हुँ, लेकिन आप जाइए उन स्थानों पर जाइए जहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं। इस नीति के बनने के बाद हुँ, आप मुझे बताइए कहाँ लोकल एरिया डेवलपमेंट हुआ है उस फंड से। हुँ। ये कहने की बातें हैं। तो क्या स्थानीय लोगों को आपको लगता है कि आर्थिकी बेहतर होती है? क्योंकि जो डेटा वाइज़ मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई देता। मैंने डेटा तो देखा नहीं है इस विषय पर मैं जाता रहता हूँ पहाड़ों में, और मेरा ये मानना ये है कि अब क्या हो रहा है कि इतना ध्यान हुँ, इन पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहा है कि आसपास के गांव जो हैं वो सोचते हैं कि हमारी आजीविका वहीं पर हमारा कमाई होगी। वो सब चले आ रहे हैं इन स्थानों पर, गांव खोखले हो रहे हैं। जी। और ये उन इलाकों की हम बात कर रहे हैं जो चीन की सीमा के पास हैं, और ऐसे इलाकों में तो हमें लोगों को वहाँ रखना चाहिए। एक समय हम लोग कहते थे, भारत सरकार कहती थी कि बॉर्डर विलेजेस आर द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आजकल कौन सोच रहा है उसके बारे में? ठीक है, वहाँ बॉर्डर रीजन ग्रोथ फंड नाम का कोई स्कीम बनी हुई है सरकार की, लेकिन क्या हो रहा है उसके नाम पर? कितने गांव इन्होंने बसा लिए वहाँ पर? तो हमें बेसिकली हमें ये कहना चाहिए जो हमारी हिमालयी दृष्टि से अगर जी। हम इतने संवेदनशील जगह पर है तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म या सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करनी चाहिए या 365 डेज टूरिज्म की बात करनी चाहिए। बिल्कुल सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात करनी चाहिए, और सस्टेनेबल टूरिज़्म में पर्यावरण पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब आप पढ़ें, कई शोध हो चुके हैं, सरकार ने उन शोध के ऊपर पैसा खर्च किया है, उनमें सब लिखा गया है कि कैसे हमको अपने पहाड़ सुरक्षित रखने हैं, हमको हरित सड़कों की ज़रूरत है, हमको हरित इलाकों की ज़रूरत है। ये सब बातें लिखी हुई हैं, पर सरकार उनको कौन पढ़ता है, कौन देखता है, कौन अमल करता है? कोई नहीं करता है। जी, बिल्कुल। और आखिर में बस यही बात कहूँगी कि हमारे पास, चूँकि आप उस कमेटी में भी रहे, ऑल वेदर रोड्स हैं, और उसके बाद से हमने देखा कि कितने भूस्खलन के मामले आए और हो रहे हैं लगातार, कि मानसून के समय में पहाड़ की सड़कें यात्रा के लिए ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होती हैं, और हम अब ऑल वेदर टूरिज़्म की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें सोचना, सबक लेना और पुराने हादसों से नोट्स लेने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कह रहा था, सरकार दावे करती है बड़े बड़े, लेकिन समय के साथ खोखले निकलते हैं। जी, जी। तो डॉक्टर रवि चोपड़ा जी बता रहे थे कि किस तरह से जो सस्टेनेबल टूरिज़्म है या जो हिमालयी क्षेत्र का जो पर्यावरण है उसको ध्यान में रखकर टूरिज़्म को पर काम करने की ज़रूरत है, और कुछ छोटे-छोटे स्पॉट्स ही नहीं बल्कि जो और भी राज्य भर में खूबसूरत जगह हैं वहाँ पर भी टूरिज़्म का विस्तार करने की ज़रूरत है।